हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस। तो यहाँ पर हम सोल्व कर लेंगे सारे न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो भी रेजोनेंस में बनते हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ भी चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो। जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया, पहले सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि RVPN और RVUNL की एग्जाम में जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस, और इस वीडियो में हम रेजोनेंस हमारा पूरा कर लेंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आता है रेजोनेंस में। तो अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एट रेजोनेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज। तो रेजोनेंस के टाइम पे वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है? तो ये फेज डिफरेंस हमारे पास होता है 0, क्योंकि रेजोनेंस के टाइम पे क्या होता है हमारे पास, XL इक्वल टू XC। जो भी हमारा इम्पीडेंस जो भी हमारा होता है वो रजिस्टिव होता है। तो रजिस्टिव इम्पीडेंस जब होता है तो वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, फेज में होते हैं। तो हमारा फेज डिफरेंस यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज द इंडिकेशन ऑफ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है किसका इंडिकेशन होता है? तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज द इंडिकेशन ऑफ रेट एट विच द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन L एंड C टेक प्लेस। तो L एंड C के बीच में जो भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन L एंड C। क्वेश्चन नंबर 3 है, वोल्टेज मैग्निफिकेशन हैपन्स इन विच सर्किट। तो वोल्टेज मैग्निफिकेशन जो है वो हमारे पास होता है सीरीज RLC सर्किट में। सीरीज RLC सर्किट, इसमें हमारे पास होता है वोल्टेज मैग्निफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द इम्पीडेंस एट रेजोनेंस इन सीरीज RLC सर्किट। तो सीरीज RLC सर्किट में इम्पीडेंस जो होता है हमारे पास मिनिमम होता है, और उसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास वो होती है R। जो भी रेजिस्टेंस होता है हमारे पास सर्किट का, वही हमारा इम्पीडेंस होता है रेजोनेंस के टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 है, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज RLC रेजोनेंट सर्किट। तो सीरीज RLC रेजोनेंट सर्किट में करंट जो है हमारी एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस मिनिमम होती है। तो ये हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अभी यहाँ पे। तो चलिए हम देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स जो है इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, दोनों हम यहाँ देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेंगे इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगी हमारी ओमेगा, ये इम्पीडेंस Z हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो ये होती है हमारे पास ओमेगा नोड, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इससे पहले जो होता है हमारा इम्पीडेंस जो होता है वो कैपेसिटिव जो है डोमिनेट करता है। यहाँ पे कैपेसिटेंस, जो लो फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटेंस डोमिनेट करता है, और हाई फ्रीक्वेंसी जो है उस पर इंडक्टेंस L डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये लीडिंग बोल देंगे इसको, कैपेसिटेंस के टाइम पे लीडिंग होता है, और इसको RC लिख देते हैं। और इंडक्टेंस के टाइम पे क्या होता है, लैगिंग होता है। तो यहाँ पे RL डोमिनेट करेगा। और एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस जो है हमारा इम्पीडेंस जो है R होता है। तो ये क्या होता है, Z मिनिमम एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। तो सीरीज RLC सर्किट होता है, उसके अंदर इम्पीडेंस जो है R होता है, जो मिनिमम होता है। अब यहाँ हम देख लेते हैं करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, ये करंट हो जाएगा। तो करंट क्या होती है, I इक्वल टू V/Z। ठीक है। तो करंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, V/Z। Z हमारे पास होता है मिनिमम। तो सीरीज RLC के केस में क्या होता है, Z मिनिमम होता है। तो करंट हमारी क्या हो जाएगी, V/R। तो R अगर मिनिमम है तो करंट हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसका ग्राफ जो है जस्ट अपोजिट बन जाएगा इम्पीडेंस से। तो ये हमारा इस तरह का हो जाएगा, और ये हमारी हो जाएगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोड, और यहाँ पे करंट जो है वो I मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लिख देंगे V/R से। तो ये हमारा करंट करेक्टरिस्टिक्स हो गया है, ये हमारा इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक्स। तो इम्पीडेंस जो होता है सीरीज रेजोनेंस में मिनिमम होता है R, और करंट जो होती है हमारी रेजोनेंस के टाइम पे वो मैक्सिमम होती है V/R। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है क्वालिटी फैक्टर इन सीरीज आरएलसी रेजोनेंट सर्किट इज। तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो सीरीज आरएलसी रेजोनेंट सर्किट के अंदर क्या होता है हमारे पास, तो इसको हम Q से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास होता है ओमेगा L बाई आर, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1/ओमेगा RC। दोनों फॉर्मूले में कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं क्वालिटी फैक्टर। और एक फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है Q इक्वल टू 1/R और अंडर रूट में L/C। तो ये 3 फॉर्मूला होते हैं हमारे पास Q के सीरीज RLC रेजोनेंट सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, रिलेशन बिटवीन क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर में क्या रिलेशन होता है हमारे पास, तो ये हो जाता है हमारे पास Q इक्वल टू ओमेगा नोड अपॉन बैंडविड्थ। यहाँ पे Q हमारा क्वालिटी फैक्टर है, ओमेगा नोड जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ है हमारे पास। तो इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, Q दिया हुआ होता है, ओमेगा नोड दिया है तो बैंडविड्थ निकालनी होती है, या फिर हमारे पास R, L और ओमेगा दिया होगा तो बैंडविड्थ निकालनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर बैंडविड्थ दिया है, ओमेगा दिया है तो Q फाइंड आउट करना है। तो ये जो Q के फॉर्मूले हमने देखे हैं और बैंडविड्थ और इसमें रिलेशन देखा है, इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, रिलेशन बिटवीन क्वालिटी फैक्टर एंड डैम्पिंग रेशियो। तो डैम्पिंग रेशियो क्या होता है, जीटा होता है। तो क्वालिटी फैक्टर और डैम्पिंग रेशियो में भी एक रिलेशन होता है जिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होता है जीटा इक्वल टू 1/2Q, ये हमारा रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास Q दे देंगे तो जीटा पूछ लेंगे, जीटा देंगे तो Q पूछ लेंगे, या फिर हमारे पास ओमेगा L और R दे देंगे तो यहाँ पे जीटा पूछ लेंगे, क्योंकि ओमेगा L और R से हम Q फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद जीटा यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर एक हम ये भी देख लेते हैं कि बैंडविड्थ जो है सीरीज RLC सर्किट में क्या होती है। तो सीरीज RLC सर्किट के अंदर बैंडविड्थ का हमने रिलेशन देखा है Q के साथ, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास। तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास होता है बैंडविड्थ इक्वल टू R/L, ये होती है रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से बैंडविड्थ हम निकाल सकते हैं R/L से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है पैरेलल RLC रेजोनेंट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पैरेलल RLC रेजोनेंट सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। पैरेलल RLC रेजोनेंट सर्किट में क्या होता है हमारे पास, ये होता है BL इक्वल टू BC, और इसके अंदर भी हमारे पास जो होता है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस जो इम्पीडेंस होता है उसको यहाँ पे हम एडमिटेंस देखते हैं, क्योंकि हम सबको एडमिटेंस की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास एडमिटेंस जो होता है वो मिनिमम होता है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, और उसको हम डिनोट करते हैं G से। जैसे सीरीज RLC सर्किट में जो है Z मिनिमम R होता है हमारे पास। और दूसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के अंदर क्या होता है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन हमारा सीरीज RLC सर्किट में होता है, और इसके अंदर हमारा होता है करंट एम्पलीफिकेशन, करंट एम्पलीफिकेशन। और इसके अंदर हम देख लेते हैं करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे देखा था हमने, तो यहाँ पे ये जो है एडमिटेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम ही उसके जैसा होगा। इसके अंदर क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी पे जो है RL होगा, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये BL डोमिनेट करता है और हाई फ्रीक्वेंसी पे BC डोमिनेट करता है। तो लो फ्रीक्वेंसी पे हो जाएगा हमारा लैगिंग और हाई फ्रीक्वेंसी पे लीडिंग हो जाएगा। और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर इम्पीडेंस जो एडमिटेंस जो हमारा होगा वो G होगा। अब यहाँ पे हम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा नोड है, ये I है। तो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में करंट जो है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस जो है वो मिनिमम होती है। तो इसका ग्राफ हमारे पास इस तरह से आता है, ये हमारी हो जाएगी ओमेगा नोड, ये जो है हमारी फ्रीक्वेंसी के वर्सेस है, तो ओमेगा नोड हो जाएगी। और यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी हमारी, करंट क्या होगी, I इक्वल टू V इंटू वाई होता है। तो यहाँ पे Y हमारा जो है मिनिमम है, तो करंट I हो जाएगा V इंटू वाई मिनिमम। तो करंट भी क्या हो जाएगा, I है जो मिनिमम हो जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस करंट जो है हमारे पास V इंटू वाई मिनिमम होती है, तो ये मिनिमम होती है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के केस में। और सीरीज RLC सर्किट में करंट जो है मैक्सिमम होती है। तो ये हमने करेक्टरिस्टिक देख लिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ इन पैरेलल RLC रेजोनेंट सर्किट।
तो क्वालिटी फैक्टर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा L बाई नहीं R अपॉन ओमेगा L, या फिर इसको हम लिख लेंगे ओमेगा RC, या इसको ये भी लिख सकते हैं R अंडर रूट L बाई C। जैसे उसके अंदर हमने लिखा था 1/R अंडर रूट L बाई C, तो ये हो जाएगा R अंडर रूट C बाई L। और यहाँ पे बैंडविड्थ हमारी हो जाएगी, बैंडविड्थ उसके अंदर हमने देखी थी R/L थी, तो यहाँ पे बैंडविड्थ हमारी हो जाएगी 1/RC। ठीक है, Q और बैंडविड्थ के अंदर रिलेशन है जो वो सेम ही रहता है दोनों के अंदर, और बैंडविड्थ Q और जीटा में भी रिलेशन सेम होता है। तो यहाँ पे हमारे फॉर्मूला जो है चेंज हो गए हैं, तो इस तरह से Q भी चेंज हो जाएगा हमारा, और बैंडविड्थ निकालेंगे, बैंडविड्थ का फॉर्मूला चेंज हो गया, तो इनसे पर अगर जीटा निकालने वाले हैं तो जीटा चेंज हो जाएगा इससे। तो आप ये फॉर्मूला लगाकर यहाँ से जीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। जीटा की जो होता है, जीटा इक्वल टू 1/2Q होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द डायनेमिक इम्पीडेंस इन टैंक सर्किट। टैंक सर्किट होता है हमारे पास एक, तो इसके अंदर डायनेमिक इम्पीडेंस होता है, तो डायनेमिक इम्पीडेंस को हम लिखते हैं dy से, तो ये हमारे पास होता है L/RC, क्या हो जाएगा L/RC। और ये क्या होता है, आइडियल टैंक सर्किट जो होता है, आइडियल टैंक सर्किट में जेड डायनेमिक जो होता है वो हमारे पास 0 होता है, ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, हाउ टू कैलकुलेट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए गिवन सर्किट। कोई भी हमारे पास सर्किट दिया हुआ होता है, उसके अंदर हमें क्वेश्चन पूछते हैं, फाइंड आउट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिलो गिवन सर्किट। तो इसकी स्टेप्स क्या होंगी हमारे पास, तो इसके अंदर हम देख लेंगे। पहली स्टेप जो होगी हमारे पास, जो सर्किट दिया हुआ है हमारा, उसका हमें इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना होता है, तो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस फाइंड आउट कर लो पहले। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, जो इम्पीडेंस हमने इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकाला है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 के इक्वल कर दो, इमेजिनरी पार्ट को इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा जो भी आएगा वो होगा हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है न्यूमेरिकल तो आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। पहले जो दिया हुआ है उस सर्किट का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस फाइंड आउट करें, जो भी पैरेलल सीरीज में दिया होता है तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद इम्पीडेंस का इमेजिनरी पार्ट जो है उसको इक्वल टू 0 करें, वहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें, और वही फ्रीक्वेंसी जो होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस तरह से हमने रेजोनेंट जो है, रेजोनेंस के 12 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं। यही क्वेश्चन है, इसके अंदर जो भी हमने फॉर्मूलाज देखे, जो भी थ्योरी क्वेश्चन देखे हैं, इन्हीं पे बेस्ड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन जो है आता नहीं है रेजोनेंस से। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दें, फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसके अलावा तो कुछ भी पूछा नहीं जाता। बड़े न्यूमेरिकल जो हैं वो नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।